तो गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का। और हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन डिजीजेस, मानव रोग। और मानव रोग की लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे एड्स के बारे में। जितनी भी जानकारी हमें प्राप्त करनी थी वो हमने की। हम वायरस जनित रोग पढ़ रहे थे, वायरल डिजीजेस की एक ट्रिक लिखी थी। ट्रिक लिखने के बाद जितने भी वायरल डिजीजेस हैं उन सबको हम वन बाय वन पढ़ते जा रहे हैं। स्टार्ट हमने किया था एड्स से। एड्स को कल के कल ही कंप्लीट भी कर दिया था। जितनी भी मैक्सिमम जो जानकारी इंफॉर्मेशन एग्जाम्स के बेसिस पर इंपॉर्टेंट बनती है वो सारी आपको प्रोवाइड कराई गई। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ और डिजीजेस की जो कि वायरस के द्वारा फैलाई जाती हैं। ठीक है, चलिएगा। देखिए, एक जो ग्रुप है बीमारियों का उसकी मैं चर्चा करूंगा। वो इसलिए चर्चा करूंगा क्योंकि ये जो ग्रुप है ये एक मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है जिसका नाम है मादा एडीज मच्छर। क्या नाम है? मादा एडीज मच्छर, फीमेल एडीज। इसी का दूसरा नाम है एडीज इजिप्टाई। इसी का दूसरा नाम क्या है बताइएगा? इसी का दूसरा नाम है एडीज इजिप्टाई। एडीज इजिप्टाई मच्छर, और इसी को कहा जाता है टाइगर मच्छर। ठीक है, इसके द्वारा कौन कौन सी बीमारियां फैलाई जाती है उनकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर? देखिएगा दोस्तों, इस ये जो मच्छर अभी बोर्ड पे लिखा है, इसकी खास बात है कि साफ पानी में ये अपने ब्रीडिंग करता है, साफ पानी में अंडे देता है और साफ पानी के अंदर ही मच्छर ये पाया जाता है। ठीक है, और दिन के समय काटने की इसकी नेचर है। रात को चुपके से नहीं काटता, खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े बीच बाजार में काटता है भाई साहब। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? टाइगर मच्छर कहते हैं। पावरफुल है ना भाई? गट्स देख रहे हो, हिम्मत देख रहे हो, दिन में काटता है। अब टाइगर मच्छर के द्वारा फैलने वाली बीमारियों में 4 नाम हम लिख रहे हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, डेंगू, चिकनगुनिया। बीमारियों के बारे में इतना ही पढ़ना है, कहां से हो रही है, कौन फैला रहा है, वगैरह वगैरह। जीका वायरस, जीका वायरस के कुछ केसेस अभी इंडिया में वापस से मिले हैं। और येलो फीवर, येलो फीवर, पीत ज्वर है ना? क्या आएगा इसके लिए? पीत ज्वर। ठीक है दोस्तों, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। हड्डी तोड़ बुखार, क्लियर? डेंगू का जो वायरस है उसको या तो डेंगू वायरस लिखा जाता है या उसको आर्बो वायरस लिखते हैं, या तो सिंपली डेंगू वायरस लिख देते हैं, या क्या लिखा जाता है? आर्बो वायरस। चिकनगुनिया के वायरस का नाम है अल्फा वायरस। ठीक है, जीका जो रोग है इसके वायरस का नाम है जीका वायरस। ठीक है, और येलो फीवर के वायरस का नाम है येलो फीवर वायरस, YFV, येलो फीवर वायरस। अब समझिएगा इन डिजीजेस में होता क्या है। देखिए, डेंगू में आप जानते हैं कि डेंगू में आपकी बॉडी के जॉइंट्स प्रभावित होते हैं, साथ ही साथ आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, अंगों में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है ना? यानी डेंगू चिकनगुनिया जो है हीमोरेजिक बुखारों में माने जाते हैं। हीमोरेजिक क्या होते हैं? हीमोरेज का मतलब होता है बॉडी के अंदर किसी ऑर्गन की झिल्ली का, मेम्ब्रेन का फट जाना, जिससे बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होना, आंतरिक रक्तस्राव होना, उसको बोलते हैं हीमोरेज। तो जनरली क्या होता है कि जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, तीनों के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इनमें क्या होता है कि बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें सूजन आ जाती है, जिससे वो सूजते जाते हैं, सूजते जाते हैं, सूजते जाते हैं, और स्वेलिंग के बाद एक टाइम ऐसा तो फट जाते हैं तो अंदर ब्लीडिंग होती है, वो वोमिटिंग के साथ वो ब्लड फिर बाहर आता है। ठीक है, तो बुखार तो आप जान ही रहे हैं, बुखार है। बुखार का मतलब तो फीवर तो आ ही रहा है। चिकनगुनिया के अंदर भी वही फीवर आएगा। चिकनगुनिया में जॉइंट्स पर स्पेशल टारगेट होता है, स्पेशली जॉइंट्स पर ज्यादा टारगेट होता है। खैर, हड्डी तोड़ बुखार डेंगू को कहा गया है, लेकिन जो आपके जॉइंट्स, ये तो देखो इसमें क्या होता है, आपकी बोन्स में भी पेन होने लग जाता है डेंगू के अंदर। चिकनगुनिया में जो जॉइंट्स है स्पेशली वो बहुत ही क्या हो जाते हैं? टाइट हो जाते हैं, बहुत ही मतलब एकदम ऐसे स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो जॉइंट पे मोशन जो है वो कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
जीका वायरस में दोस्तों गर्भस्थ शिशु, जो मां के अंदर जो शिशु है वो तक प्रभावित होता है, इसीलिए जीका जो है वो एक लैंगिक संचारित रोग भी माना जाता है। लैंगिक संचारित रोग का मतलब ये है, ठीक है, आनुवांशिक संचारित रोग लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। आनुवांशिक संचारित रोग का मतलब है अपने मदर फादर से बच्चे में, ये मां से बच्चे में हो सकता है, क्लियर। आनुवांशिक संचारित रोग इसे कहते हैं। और जो शिशु होता है ना, उसके अंदर ये जीका वायरस क्या करता है दोस्तों, माइक्रोसेफेली। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और सेफेली का मतलब होता है दिमाग। तो स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, अगर उनको जीका वायरस हो जाए तो उनके जो बच्चे हैं पेट के अंदर, उनका जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो छोटा हो जाता है। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, माइक्रोसेफेली। दोस्तों येलो फीवर, येलो फीवर में साथ में एक लक्षण दिखते हैं पीलिया के, इसलिए इसको येलो फीवर बोलते हैं। इस बीमारी में बुखार के साथ साथ किसके लक्षण दिखते हैं, पीलिया के। और पीलिया में आप जानते हो कि शरीर का, त्वचा का, आंखों का, इनका रंग कैसा पड़ जाता है, पीला, ठीक है। तो जस्ट बेसिक सी बात है, टाइगर मच्छर के द्वारा, टाइगर मच्छर क्या है, इन सब का वाहक है, वेक्टर है। तो इसके द्वारा जो डिजीज फैलाई जा रही है उनमें सबसे पहले डेंगू, ये नाम याद रख लीजिएगा, आर्बो वायरस, ज्यादा कुछ नहीं। चिकनगुनिया के वायरस का नाम एल्फा वायरस, जीका के वायरस का नाम जीका वायरस, और येलो फीवर में याद रखेंगे, येलो फीवर क्यों कहा है, क्योंकि पीलिया के लक्षण साथ में दिखते हैं। एक चीज और कि दोस्तों जो वायरस जनित रोग होते हैं उनमें एंटीबायोटिक्स प्रभावी नहीं होते। प्रतिजैविक, जैसे कि आप पेनिसिलिन दे रहे हो, जैसे कि आप स्ट्रेप्टोमाइसिन दे रहे हो, क्लोरोमाइसिटिन दे रहे हो, ये सब क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं। और एंटीबायोटिक्स का प्रभाव वायरस जनित रोगों पर जनरली नहीं होता। तो इन सब के लिए जो मेडिसिन सबसे ज्यादा दी जाती है वो है पैरासीटामोल, ठीक है। आपने कोरोना में भी पढ़ा होगा कि भाई पैरासीटामोल जो साल्ट है, इसकी जो टैबलेट्स हैं वो काफी हद तक क्या है, हेल्पफुल हैं। तो याद रखना है कि जो डेंगू, चिकनगुनिया, जीका या जो येलो फीवर डिजीजेस हैं, इनके अंदर जो आपका पैरासीटामोल साल्ट वाली जो मेडिसिन होती हैं वो काफी हद तक कामगार होती हैं, काफी हद तक सक्सेसफुल होती हैं। तो लीजिएगा दोस्तों स्क्रीनशॉट, ताकि बात को आगे बढ़ाएं और आगे समझें, ठीक है भैया। चलते हैं आगे। तो सेम टाइप की बीमारियों को सेम तरीके से पढ़ने का जो प्रयास है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं एक ग्रुप को पढ़ने का वापस से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं छोटी माता, बड़ी माता और खसरा। छोटी माता, बड़ी माता और खसरा। खसरा क्या है दोस्तों, मीजल्स। देखिए तीनों ही बीमारी की बात करें तो छोटी माता को कह देंगे चिकन पॉक्स, बड़ी माता को कह देंगे स्मॉल पॉक्स। अब ये लफड़ा हो गया सर, ये तो बहुत बड़ा लफड़ा कर दिया सर आपने। कैसे कर दिया लफड़ा कि सर जो छोटी माता है उसको तो कह रहे हो चिकन पॉक्स और बड़ी माता को कह रहे हो स्मॉल पॉक्स, है ना। स्मॉल का मतलब तो होता है क्या, छोटा, है ना। तो इन तीनों बीमारियों को हम जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो छोटी माता को चिकन पॉक्स क्यों कहा, बड़ी माता को स्मॉल पॉक्स क्यों कहा, इसके पीछे का रीजन जो है मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, देखो क्या होता है, इन तीनों ही बीमारियों में बॉडी पे छोटे छोटे क्या पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, ठीक है। वो दाने समय के बाद फूटते हैं, फूटने के बाद उनमें से लिक्विड सा निकलता है, वो बहुत ज्यादा पेनफुल समय होता है। उस समय इसकी तीव्रता सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। उस समय इसकी तीव्रता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या देखने को मिलता है आपको कि सबसे पहले खोज जो है वो बड़ी माता की हुई, ठीक है। तो बड़ी माता में देखा गया कि बॉडी पे छोटे छोटे दाने हैं, तो स्मॉल पॉक्स नाम दे दिया। अब बाद में पता चला कि दूसरे वायरस से होने वाली एक बीमारी और है जिसमें भी बॉडी पे दाने पड़ते हैं, तो उसको क्या नाम दे दिया, फिर चिकन पॉक्स दे दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई खास बात नहीं है कि भाई आप ज्यादा टेंशन लें, है ना। ऐसी कोई खास बात नहीं है, आप ज्यादा टेंशन ना लें। चलिएगा अब देखिएगा, अब खसरा में भी जनरली यही होता है। खसरा के अंदर भी आपकी बॉडी पे क्या पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, और आपकी जो बॉडी है
उसमें क्या होता है बताइए, आपको फीवर वगैरह की जो है जो कंडीशन है आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बच्चों में ज़्यादा होता है। ठीक है, बच्चों के अंदर ज़्यादा पाया जाएगा। चलिएगा, क्लियर है ना। तो बॉडी पे क्या रैशेस पड़ने लग जाएंगे, फीवर आने लग जाएगा, हाथ पैरों में दर्द होने लग जाएगा। ठीक है, बॉडी पे खुजली सी चलने लग जाएगी। ये सब इन तीनों बीमारियों में देखने को मिलता है। खास बात है इनके वायरस। तो छोटी माता के वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर। बस यही इंपॉर्टेंट है यहां पे, वेरिसेला जोस्टर, ये वायरस का नाम है छोटी माता की। ठीक है, बड़ी माता के वायरस का नाम है वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस। खसरा के वायरस का नाम देखिए, कई बार पेपर में मीजल्स वायरस भी आ जाता है, कई बार पेपर में रूबियोला, रूबियोला वायरस भी आ जाता है। ठीक है, और कई बार पेपर में पैरामिक्सो वायरस भी आ जाता है। क्लियर, याद रखिएगा, एक खसरे का जो वायरस है ये कोरोना वायरस और HIV की तरह RNA वायरस है। कैसा वायरस है? RNA वायरस। तीनों ही छुआछूत की बीमारियां हैं, है ना, यानी टच करने से, गले मिलने से, है ना, क्या हो जाती हैं, ये फैल जाती हैं। ठीक है, तीनों में ही स्किन प्रभावित सबसे पहले होती है, लेकिन बॉडी तो पूरी प्रभावित हो रही है, लेकिन स्किन पर आपको छोटे छोटे रैशेस, छोटे छोटे दाने देखने को मिलेंगे। बड़ी माता का ऐसा कहा जाता है, स्मॉल पॉक्स इज एबोलिश्ड फ्रॉम इंडिया। बड़ी माता का भारत से उन्मूलन हो चुका है ना। आपने देखा होगा गांव में, हर गांव में ऐसे लोग होते हैं जिनके चेहरे पे ऐसे मोटे 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 क्या होते हैं, दाग होते हैं, मोटे मोटे गड्ढे होते हैं। वो बड़ी माता के निशान हैं, बहुत गहराई तक निशान छोड़ के जाती है। छोटी माता में भी ये निशान पड़ते हैं बॉडी पे, लेकिन कुछ दिन के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, तो छोटी माता, बड़ी माता और खसरा, तीनों के बारे में। स्मॉल पॉक्स आपको पता है चेचक का टीका सबसे पहला बना हुआ टीका है, और ये वही है गांव के अंदर जिनको माता मैया कहते हैं कि भाई माता मैया निकल आई। कई गांव में, कई इलाकों में मान्यता होती है कि जब आपको ये प्रॉब्लम हो तो आपको दवाइयां नहीं लेनी चाहिए, छोटी माता बड़ी माता में, नहीं तो माता मैया नाराज हो जाएगी। और अगर आप पूछेंगे अपने दादाजी से, अपनी दादी जी से, तो पहले के जनरेशन में देखिए क्या होता था, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे होते थे, लेकिन उनमें से मतलब बचते, जैसे बचते कितने थे, 70%, 80%। मतलब कि अगर 8 बच्चे हुए तो 2-3 खत्म हो जाएंगे। अपने दादा दादी से पूछना आप कभी बैठे बैठे कि दादाजी आप कितने भाई बहन थे, कि भैया 8 थे, लेकिन मैंने तो 5 ही देखे हैं। तो फिर वो कहेंगे भैया 3 खत्म हो गए। तो उनमें खत्म होने वालों में सबसे ज्यादा रीजन या तो ये बड़ी माता छोटी माता था, या सबसे बड़ा रीजन बनता है उल्टी दस्त, हैजा वगैरह। इनके कारण पहले बहुत लोग क्या हो जाते थे, मर जाते थे। ठीक है, तो आई होप समझ पाए होंगे आप छोटी माता, बड़ी माता, खसरा की प्रॉब्लम क्या है और कैसे इसको आप ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में समझ पाए होंगे। चलिए अब आगे डिजीजेस को टारगेट करते हैं और डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां वायरस के कारण हमें हो रही हैं और उनको किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं जिससे कि एग्जाम्स में हमारा कोई भी क्वेश्चन बचे नहीं। ठीक है भैया, चलें अगली बात हम करने वाले हैं रेबीज की। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। अगली बात मैं करने वाला हूं रेबीज को लेकर, और दोस्तों रेबीज को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर और हाइड्रो का मतलब होता है जल। तो इस रोग को जल भीति या जलांतक रोग भी कहते हैं, जल भीति या जलांतक, समझना भैया। देखिए रेबीज रोग के वायरस का नाम मैं आपको बता देता हूं। रेबीज रोग के वायरस का नाम है रैबिडो वायरस, रैबिडो वायरस। क्लियर, रेबीज रोग कैसे फैलता है? पागल जंतु द्वारा काटे जाने के बाद। पागल जंतुओं में जैसे आप बात कर लें, पागल जंतुओं में आप बात कर लें, पागल कुत्ता हो गया, पागल बंदर हो गया, ठीक है, पागल आपके भेड़िया हो गया। तो पागल कुत्ते, बंदर, भेड़िया या फिर पागल कोई इंसान हो जाए और वो रेबीज के कारण ही पागल हुआ हो, है ना। तो ऐसे जो एजेंट्स हैं इनके द्वारा क्या होता है, ये रोग फैलता है। इस रोग में क्या होता है दोस्तों, इस रोग में आपकी जो मांसपेशियों, जो मसल्स होती हैं,
मांसपेशियों में जकड़न होती है ना। जैसे आपको टेटनस पढ़ाया था ऐसे ही आपको ये पढ़ा रहा हूं दोस्तों। लाइलाज है, अगर ये बीमारी आपको हो गई तो होने के बाद कोई इलाज नहीं है, जैसे टिटनस में इलाज नहीं था और बहुत ज्यादा तड़पा कर ये बीमारी मारती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों रोगी को किससे डर लगने लग जाता है? पानी से डर लगने लग जाता है। तो ये बंदा पानी पीना क्या कर देता है, रोग की चरम अवस्था में, जब पीक पे होती है इसकी क्रिटिकल कंडीशन, तो उस समय जो रोगी है वो बिल्कुल पानी क्या कर देता है, त्याग देता है। प्यास भी लगती है फिर भी त्याग देता है। कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि अगर जैसे कुत्ते वगैरह ने काटा हुआ है तो बंदा पागल हो जाता है। ठीक है, मांसपेशियों में जकड़न होती है, साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने के कारण रोगी कैसा हो जाता है बताइएगा? पागल हो जाता है। ठीक है, रेबीज का टीका दोस्तों याद रखिएगा, रेबीज का जो टीका है ये लुई पास्चर ने बनाया है और पहली बार रेबीज का टीका जिस बच्चे को लगा था उस बच्चे का नाम था जेम्स प्रिंसेप। जिस बच्चे को ये टीका लगाया गया था उस बच्चे का नाम था जेम्स प्रिंसेप, है ना। तो जेम्स प्रिंसेप नाम के बच्चे का संबंध किस बीमारी से है? तो आप याद रखेंगे रेबीज से है। और दोस्तों इस बीमारी में क्या होता है, जब आपको पागल जंतु काट लेता है तो वो काट लिया, जरूरी नहीं है कि तुरंत ही आपको रेबीज रोग हो जाए। कई बार 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल बाद ये इसके जो लक्षण है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बचाव के लिए क्या किया जाए? जंतु द्वारा काटे जाने के 24 घंटे के अंदर 5 इंजेक्शन लगते हैं आजकल, कहीं कहीं पर 3 भी और कहीं कहीं पर 1 भी हो गए हैं, है ना। जंतु द्वारा काटे जाने के 24 घंटे में आपको एक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है जिसको बोलते हैं रेबीपुर इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? रेबीपुर इंजेक्शन। ओके, तो ये बचाव के लिए सबसे बेस्ट है और इससे आप बच सकते हैं इस बीमारी से। अदरवाइज हो गई तो भैया ये बीमारी क्या है, बहुत घातक है। क्लियर? तो रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। रोगी को पानी से डर लगता है, उसकी मसल्स और उसके नर्वस सिस्टम को ये बीमारी इफेक्ट करती है जिससे उसकी मांसपेशियों में जकड़न होती है, साथ ही साथ वो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। वायरस का नाम दोस्तों रैबिडो वायरस है और पागल जंतु द्वारा काटे जाने से बीमारी हमारे अंदर फैलती है और इसके जो वैक्सीन है उसका जो निर्माण है लुई पास्चर ने किया और जिस बच्चे को पहली बार ये वैक्सीन लगी उसका नाम था दोस्तों जेम्स प्रिंसेप। याद रखेंगे भैया? क्लियर? जेम्स प्रिंसेप याद रखेंगे। चलिएगा आगे बात करते हैं, लीजिएगा स्क्रीनशॉट। क्लियर? अब रेबीज के बाद जो अगली बीमारी हम पढ़ने वाले हैं दैट इज पोलियो। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पोलियो। और पोलियो भारत देश में बच्चों की विकलांगता का सबसे बड़ा रीजन रहा है। क्लियर? बात कर लेते हैं। चलिए, पोलियो के वायरस का जो नाम है वो है दोस्तों पोलियोमाइलेटिस। क्या नाम है? पोलियोमाइलेटिस, ये वायरस का नाम है पोलियोमाइलेटिस। ठीक है, पोलियो के वायरस का नाम पोलियोमाइलेटिस है या इसको एंटीरोवायरस या एंट्रोवायरस भी कहते हैं। एंटीरोवायरस, इसको एंट्रोवायरस भी कहते हैं। क्लियर? पोलियोमाइलेटिस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इस बीमारी में अंग व हड्डियां गलने लग जाती हैं। बच्चों में बीमारी ज्यादा होती है, अंग व हड्डियां क्या होने लग जाती हैं दोस्तों? अंग व हड्डियां गलने लग जाते हैं बच्चों के। ठीक है, ऑर्गन्स, हड्डियां, ये सब क्या होने लग जाते हैं, एकदम ऐसे गलने लग जाते हैं। हड्डियों के जो किनारे हैं वो एकदम छोटे छोटे होते जाते हैं, गलने लग जाते हैं, जिससे कि क्या जाती है बताइएगा? विकलांगता, जिससे कि डिसेबिलिटी हो जाती है। क्या जाता है बताइए? विकलांगता। और भारत देश में बहुत बच्चे पोलियो के कारण क्या हुए हैं दोस्तों? विकलांग हुए हैं। WHO ने, याद रखेंगे, WHO ने 1995 से 2014 के बीच भारत देश में कार्यक्रम चलाया था पल्स पोलियो अभियान, पल्स पोलियो मिशन। और पल्स पोलियो मिशन का नारा आपने सुना ही होगा, 2 बूंद जिंदगी की। क्या नारा था? 2 बूंद जिंदगी की। क्लियर? इसके बाद दोस्तों याद रखना एक चीज कि WHO द्वारा इंडिया को पोलियो फ्री घोषित किया गया। पोलियो फ्री घोषित किया गया था 2014 में। 2014 में WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री जैसे घोषित किया, हमारे भाव बढ़ गए
और हमने दोस्तों 2014 में जो पल्स पोलियो अभियान है इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया कि भाई हमारे तो पाया नहीं जाता। फिर कुछ केसेस वापस से जब उठने लगे तो दोस्तों 2015 से आप याद रखेंगे, 2015 से पोलियो की जो ट्राइवेलेंट जो वैक्सीन थी, ट्राइवेलेंट जो पल्स पोलियो अभियान में जो ट्राइवेलेंट वैक्सीन बच्चों को पिलाई जाती थी उसको कन्वर्ट करके बाइवेलेंट या डाइवेलेंट त्रिसंयोजी जो वैक्सीन दी जाती थी, तीन तरीके के लिक्विड का मिक्सचर दिया जाता था, 3 तरीके के सैंपल्स का मिक्सचर दिया जाता था, वो 3 को हटा के कितना कर दिया गया, 2। और ये क्वेश्चन दोस्तों आया था आपके RAS प्री 2016 में कि हाल ही में, क्योंकि 2016 में आया था, ये 2015 में हुआ था, हाल ही में किस वैक्सीन में इंडिया ने ट्राइवेलेंट फॉर्मूले को छोड़कर डाइवेलेंट फॉर्मूले को अप्लाई किया है, ये क्वेश्चन था करंट अफेयर से। वहां पर पोलियो का जो टीका है दोस्तों, पोलियो की जो वैक्सीन है याद रखेंगे, पोलियो की जो वैक्सीन है वो बनाई थी जॉन साल्क ने, जॉन साल्क ने पोलियो की वैक्सीन बनाई थी। और दोस्तों जो आप ओरल पोलियो वैक्सीन, मुंह से ली जाने वाली जो वैक्सीन है OPV, याद रखेंगे दुनिया का अकेला टीका दोस्तों, ओनली इन वर्ल्ड, दुनिया का अकेला ऐसा टीका जो मुंह से पिलाया जाता है वो पोलियो का टीका है, ओरल पोलियो वैक्सीन। और ओरल पोलियो वैक्सीन किसने बनाई है, अल्बर्ट सेबिन ने। ओरल पोलियो वैक्सीन किसने बनाई है, अल्बर्ट सेबिन। तो याद रखेंगे ये बात कि अल्बर्ट सेबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन बनाई है और ओरल पोलियो वैक्सीन को ही ट्राइवेलेंट से बाइवेलेंट कन्वर्ट किया गया था 2015 में। तो पोलियो में बच्चों के अंग हड्डियां गलने लग जाते हैं जिसमें डिसेबिलिटी आती है। 1995 से 2014 तक WHO के द्वारा पल्स पोलियो अभियान चलाया गया, इंडिया को उन्मूलित घोषित किया गया, पोलियो से फ्री घोषित किया गया 2014 में। और उसके बाद इंडिया ने क्या किया बताइए, उसको बंद कर दिया। तब दुष्प्रभाव उसके देखने को मिले, तब जाकर क्या हुआ बताइएगा, तब जाकर आपको वापस से इस मेडिसिन को स्टार्ट करना पड़ा, वापस से इस वैक्सीनेशन को स्टार्ट करना पड़ा। चलिएगा दोस्तों, है ना, देखिएगा भैया, क्लियर हो गई बात। चलिए अब कुछ बीमारियां हैं जो छोटे लेवल पर हमें पढ़नी है, जैसे इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा एक तरीके से जुकाम है, इन्फ्लुएंजा एक तरीके से जुकाम है या एक तरीके का फ्लू है ना, जिसमें बुखार आती है, खांसी, जुकाम, है ना, नाक बहना, ये सब। इन्फ्लुएंजा के वायरस का नाम है ऑर्थोमिक्सो वायरस। बात समझ में आ गई, ऑर्थोमिक्सो वायरस। इन्फ्लुएंजा एक टाइप से फ्लू है, एक टाइप से क्या है बताइएगा, फ्लू उन बुखार को कहते हैं जो कि बहुत तेजी से क्या होती हैं, फैलती हैं, संक्रामक बुखार, ठीक है। चलिएगा चलिएगा 1 सेकेंड। ओके, है ना। तो इन्फ्लुएंजा के बारे में समझ में आ गया। इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड एक नाम और है, वही मैं सर्च कर रहा था आपके लिए। इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड एक नाम और है, याद रखना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बीमारी, है ना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि कई लोग इन्फ्लुएंजा को इन्फ्लुएंजी से रिलेट कर देंगे। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ये बैक्टीरिया है दोस्तों, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया, ये जीवाणु है और इसके द्वारा जनरली न्यूमोनिया होता है या फिर एच इन्फ्लुएंजा डिजीज, एच इन्फ्लुएंजा रोग, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा रोग, ये एक टाइप से न्यूमोनिया का टाइप है। तो ये जीवाणु है, याद रखना, है ना। तो ये अंतर कर लेना आप। इसके अलावा हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लू डिजीज, स्पेशली फ्लू जिनके नाम के पीछे फ्लू आता है, जैसे कि स्वाइन फ्लू। फ्लू डिजीज में भी वही है, बुखार फैलना, जुकाम होना, खांसी होना, बदन दर्द होना, सीने में दर्द होना, ठीक है, ये सब जो आपकी मसल्स में अकड़न वगैरह। तो स्वाइन फ्लू, दूसरा बर्ड फ्लू,
बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू को एवियन फ्लू भी कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम H1N1, बर्ड फ्लू के वायरस का नाम H5N1। स्वाइन फ्लू का जो वाहक है, स्वाइन का मतलब ही होता है सुअर, तो स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम क्या है बताइएगा, सुअर है। बर्ड फ्लू के जो वेक्टर है, नाम ही बर्ड फ्लू है, तो बर्ड फ्लू के वेक्टर कौन है, बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, पक्षियों के द्वारा ये बीमारी फैलती है। ठीक है, अब ये H और N क्या है, क्लियर, तो H और N दो प्रोटीनें हैं वायरस की। H को बोलते हैं हीमोग्लूटिनिन, H को बोलते हैं हीमोग्लूटिनिन प्रोटीन, हीमोग्लूटिनिन प्रोटीन, और N का मतलब है न्यूरामिनिडेज, N का मतलब है न्यूरामिनिडेज प्रोटीन। तो ये दो टाइप की प्रोटीनें हैं जिनके H जो है लगभग 16 टाइप का होता है और N जो है वो 9 टाइप का होता है, इसीलिए नंबर दिया जाता है H1N1, H5N1 इस तरह का। तो एक तरीके से कहा जाए तो जो फ्लू है वो काफी टाइप का हो सकता है, क्लियर। वायरसों के नाम जैसे हो सकता है कल को H793, H1910, H1N8, ऐसे काफी सारे नाम मिल सकते हैं। अभी दो ही हैं जो फेमस हो चुके, H1N1 और H5N1, है ना। जितने भी फ्लू डिजीज हैं इनके लिए एक दवा दी जाती है जिसका नाम है टेमी फ्लू, क्लियर। जितने भी फ्लू हैं उनके लिए एक दवा दी जाती है, उसका नाम क्या है, टेमी फ्लू। और टेमी फ्लू में जो साल्ट आपका आता है उसका नाम है ओजल टेमीविर। क्या नाम है बताइएगा, ओजल टेमीविर, याद रखना। टेमी फ्लू नाम की जो दवाई है ये फ्लू रोगों में काम आती है, और इसके लिए जो साल्ट काम में आता है उसका नाम है ओजल टेमीविर। तो इन्फ्लुएंजा एक टाइप का जुकाम है, फ्लू है, बुखार है, जिसके वायरस का नाम है ऑर्थोमिक्सोवायरस। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी एक बैक्टीरिया है और इसके कारण आपको क्या होता है दोस्तों, न्यूमोनिया भी होता है, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा रोग भी कई बार बोल दिया जाता है। मोस्टली जो फ्लू हैं वो दो टाइप के आपके पढ़ने को मिलेंगे, स्वाइन फ्लू एंड बर्ड फ्लू, एवियन फ्लू। स्वाइन फ्लू, नाम स्वाइन का मतलब है सुअर, तो स्वाइन फ्लू सुअर से PIG सांप से फैलता है, जबकि जो आपका एवियन फ्लू है वो आपका बर्ड्स के द्वारा, पक्षियों के द्वारा फैलता है। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम वायरस जनित रोगों को एक के बाद एक पढ़ते जा रहे हैं, चलिएगा। ठीक है, इसके बाद जो सिंपल रोग हैं वो आपके रह जाने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम वायरस जनित रोगों को कंप्लीट कर देंगे, चलिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इबोला। तो इबोला वायरस भी देखिए, ये वायरस जनित रोगों में ज्यादातर बुखार तो आपको आता ही है। ठीक है, तो इबोला वायरस की अगर मैं बात करूं तो इबोला वायरस, इबोला जो नाम है ये सूडान की नदी के नाम पर रखा गया है। इबोला नाम किसके नाम पर रखा गया है, सूडान की कोई नदी है उसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, इबोला जो आपका वायरस है, इसके वायरस का नाम है इबोला, नाम ही इबोला है, और इसका जो कुल है उसका नाम है फ्लोविरिडी कुल। कौन सा कुल है बताइएगा, फ्लोविरिडी कुल है। और इबोला को दोस्तों 21 दिन का बुखार कहते हैं, 21 डे फीवर कहते हैं, 21 दिन का बुखार, है ना। मतलब इस वायरस का जीवन चक्र 21 दिन का होता है। जैसे आपने कोरोना में 14 दिन का पढ़ा होगा कि भाई कोरोना वायरस एक बॉडी में 14 दिन तक रहता है, उसके बाद न्यूट्रल हो जाता है अपने आप, फिर वो नया होस्ट ढूंढता है, इसलिए इसकी संक्रामक प्रकृति ज्यादा है। ये 21 दिन के बाद नई बॉडी ढूंढता है, क्योंकि एक बॉडी में 21 दिन के बाद इसे मजा नहीं आता। ठीक है, तो 21 दिन का बुखार कहते हैं। 2014 में दोस्तों एक टीम बनाई गई थी जिसका नाम था इबोला फाइटर टीम। एक डॉक्टर्स की टीम बनाई गई थी जो इबोला को ऊपर रिसर्च कर रही थी, इबोला फाइटर टीम। और ये इबोला फाइटर टीम को 2014 में जो टाइम मैगजीन है, आप जानते होंगे टाइम पत्रिका, टाइम मैगजीन ने इबोला फाइटर टीम को सन 2014 में पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया था, पर्सन ऑफ द ईयर। शायद नरेंद्र मोदी जी को भी ये पुरस्कार मिल रखा है टाइम मैगजीन की तरफ से। तो 2014 का जो पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड था वो इबोला फाइटर टीम को क्या किया गया था, दिया गया था। ठीक है, फीवर है एक टाइप का, तो आप फीवर के लक्षण आप जानते ही हैं, क्लियर। चलिएगा, इबोला के बाद मैं बात करने जा रहा हूं आपसे पढ़ाया भी था पहले, दिमागी बुखार। दिमागी बुखार, और दिमागी बुखार में पढ़ाया था मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन, है ना, मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन।
मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आती है, ये आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ाया था। मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आती है तो दिमागी बुखार होता है, जिसकी वजह से आप पागल हो सकते हो, कोमा में जा सकते हो, है ना, डिसेबल हो सकते हो, विकलांग हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। अगर दोस्तों दिमागी बुखार जीवाणु के कारण हो रहा है, जीवाणु द्वारा हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है? मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस के लिए जो जिम्मेदार जीवाणु है उसका नाम क्या है? मेनिंगोकोकस जीवाणु, मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया, है ना। अगर बैक्टीरिया के द्वारा दिमागी बुखार होता है तो उसको आप क्या बोल देंगे? मेनिंजाइटिस। लेकिन अगर वो दिमागी बुखार वायरस द्वारा हो रहा हो तो उसको आप क्या नाम देंगे दोस्तों? उसको नाम देंगे एनसेफेलाइटिस। क्या नाम देंगे? एनसेफेलाइटिस। क्लियर? एनसेफेलाइटिस। और एनसेफेलाइटिस में आपको 2-3 फेमस नाम देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहले देखने को मिलेगा जापानी एनसेफेलाइटिस, दूसरा आपको देखने को मिलेगा निपाह, जो कि 2018 में केरल में फैला था, और तीसरा चमकी बुखार, जो कि बिहार में, चमकी बुखार जो कि बिहार में फैला था बच्चों के अंदर। ठीक है, तो ये वायरस के कारण होने वाले दिमागी बुखार हैं। ओके, इबोला के बारे में जितनी जानकारी अवेलेबल थी सब आपको प्रोवाइड कर दी। दिमागी बुखारों में अब एक एक के बारे में हम लोग समझने के लिए जा रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले बात कर रहा हूं जापानी एनसेफेलाइटिस। नाम है जापानी एनसेफेलाइटिस, तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि उत्पत्ति कहां हुई है? जापान में हुई है। जापानीज एनसेफेलाइटिस इंग्लिश में बोला जाता है। जापानी एनसेफेलाइटिस के वायरस का नाम है दोस्तों फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस। जब आप बात वाहक की करेंगे तो वाहक है दोस्तों यहां पे फीमेल क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, मादा क्यूलेक्स मच्छर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यार कि यूपी में ये ज्यादा पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, और यूपी में स्पेशली गोरखपुर जिला इस बीमारी के लिए काफी फेमस है। गोरखपुर जिले में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। और इसके लिए दोस्तों फरवरी 2018 में यूपी में एक यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक मिशन चलाया गया था जिसका नाम था मिशन दस्तक। और मिशन दस्तक के 2 टारगेट थे। पहला था मेल न्यूट्रिफिकेशन, कुपोषण, और दूसरा टारगेट था क्या दोस्तों? जापानीज एनसेफेलाइटिस। यानी कि दस्तक नाम की जो बीमारी थी इसमें जापानी एनसेफेलाइटिस रोग, दस्तक नाम का जो मिशन था इसमें जापानी एनसेफेलाइटिस रोग और कुपोषण को खत्म करने के टारगेट्स रखते हुए बच्चों को घर घर जाकर क्या पिलाई गई थी? दवाइयां दी गई थी, मेडिसिन दी गई थी। दैट इज जापानीज एनसेफेलाइटिस। अगली बात करते हैं निपाह। तो दोस्तों निपाह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि दोस्तों उत्पत्ति जो इसकी हुई है वो मलेशिया के निपाह स्थान से हुई है। मलेशिया का निपाह स्थान, मलेशिया के निपाह स्थान में इसकी उत्पत्ति हुई दोस्तों 1981 में। 1998 में इंडिया में पश्चिम बंगाल में ये बीमारी आई थी। पश्चिम बंगाल में तब कुछ लोगों को प्रभावित करके और ये समाप्त हो गया। 2018 में रिटर्न इन बैक केरला, 2018 में केरल में फैला। बच्चों आपसे पूछ ले कोई कि यार वायरस का नाम बताओ, तो वायरस का नाम NIV है, जैसे HIV है ना, निपाह वायरस। और खास बात ये पढ़ेंगे कि वाहक जो है वो सुअर और चमगादड़ है। वाहक क्या है? सुअर और चमगादड़। क्लियर? इसी तरह जब आप चमकी बुखार की बात करेंगे, चमकी बुखार को बोलते हैं एक्यूट एनसेफेलाइटिस। चमकी बुखार क्या बोलते हैं? एक्यूट एनसेफेलाइटिस। और इसके वायरस का नाम भी है AEV, एक्यूट एनसेफेलाइटिस वायरस। क्लियर? ये दोस्तों किसके खाने के कारण फैला था? लीची खाने के कारण, है ना। लीची खाने के कारण बच्चों में फैला था। ऐसे कुछ
ऐसे कुछ एजेंट्स लीची में पाए जा रहे थे जिनसे बीमारी बच्चों में हो रही थी। तो ये दिमागी बुखार के कुछ फेमस टाइप्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आपसे बन सकता है। चमकी करंट में है तो थोड़ा स्पेशली ध्यान रखिएगा कि चमकी बुखार का संबंध किस अंग से है, तो आप याद रखेंगे सर ब्रेन से है ना, मस्तिष्क से रिलेटेड है चमकी बुखार। ठीक है, ओके, चलिएगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉमन है ना। अब हम और बीमारियों की बात करते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं हेपेटाइटिस। तो दोस्तों हेपेटाइटिस को बोला जाता है यकृत शोथ, और यकृत शोथ से समझ पा रहे होंगे आप कि दोस्तों वायरस का नाम तो है हिपेडना वायरस, हिपेडना वायरस। ठीक है, और प्रभावित अंग, इफेक्टेड ऑर्गन, प्रभावित अंग की बात करेंगे तो आप जानते हैं लीवर, यकृत है ना। लक्षणों में बात करें तो दोस्तों पीलिया, पीलिया इसके लक्षणों में एक है, यानी हेपेटाइटिस जब भी होता है पीलिया के साथ होता है। ठीक है, खास बात जो बताने जा रहा हूं वो ये कि दोस्तों हेपेटाइटिस जो है वो काफी टाइप का होता है। हेपेटाइटिस ए है ना, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस जी। इतने टाइप का हेपेटाइटिस होता है। इनमें से दोस्तों एक चीज समझिएगा, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ए और ई ये फैलते हैं दूषित पानी से, है ना, जो आपका पॉल्यूट वाटर होता है उससे फैलते हैं हेपेटाइटिस ए और ई। क्लियर। बाकी के जो बच गए हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस जी, ये सारे होते हैं एसटीडी। एसटीडी समझ पा रहे होंगे, यौन संचारित रोग। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि हेपेटाइटिस ए और ई दूषित पानी से फैलते हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी, सी, डी और जी ये सेक्सुअल ट्रांसमिटर्स के द्वारा, ये आपके यौन संचार के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, तो ये जरूर अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। क्लियर। जो बड़े बड़े रोग हम पढ़ रहे हैं उनमें से एक है ये। ठीक है, चलें आगे, सिंपल, ओके। अब कुछ छोटे छोटे बीमारियां हैं, जैसे जुकाम, सामान्य जुकाम। तो सामान्य जुकाम कॉमन कोल्ड है ना, सामान्य जुकाम का जो वायरस है क्या नाम है, राइनो वायरस। सामान्य जुकाम आप जानते हैं दोस्तों, नाक की श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ जाती है। ठीक है, नाक बहने लगती है। ओके, इसी तरह दोस्तों मम्प्स, मम्प्स को बोलते हैं गलसुआ, है ना, कनपेड। इसमें क्या होता है, आपकी पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है, पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन, पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है। मम्प्स वायरस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, नाम मम्प्स वायरस है ना। गलसुआ बचपन में सबको हो रखा है। इसी तरह सार्स सीओवी फर्स्ट, मर्स और सारस सीओवी 2, इनके बारे में शायद आपको पहले भी बता चुका हूं। सारस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, श्वसन तंत्र की बीमारियां हैं। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, बुखार तो आती है लेकिन प्रभावित श्वसन तंत्र ज्यादा होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं। मर्स का मतलब है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज में हुआ था, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और उसके बाद सारस सीओवी 2, ये तो देखिए सीओवी का मतलब है कोरोना वायरस फर्स्ट, तो कोरोना वायरस पहले भी आ रखा है ना, कोरोना वायरस फर्स्ट है ना। सीओवी 2 का मतलब है कोरोना वायरस सेकंड, तो सारस सीओवी 2 का मतलब ये है। क्लियर। तो ये जनरली है कोविड-19, और इन तीनों के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा वायरस रेस्पॉन्सिबल है, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस फैमिली। और कोरोना वायरस कैसा वायरस है याद रखना, आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस है। और कोरोना वायरस में कोरोना शब्द का मतलब है क्राउन, ताज। कोरोना का मतलब क्या है, क्राउन, ताज। इसकी जो प्रोटीन का एनवेलप है वो राजा के ताज की तरह, मुकुट की तरह, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, इसलिए इसको कोरोना नाम दिया गया है। ठीक है, तो जितनी भी बीमारियां आपके वायरस के कारण हो रही थी, आपके विषाणु के कारण हो रही थी, उन सारी बीमारियों का जुगाड़ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं सारे वायरस जनित रोग आपके दिमाग में बैठे होंगे। यहां पर डेटा बहुत ज्यादा है,
पढ़ने के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बीमारियां, बीमारियों के पैथोजेंस के नाम, बीमारियों की फुल फॉर्म्स, उनसे रिलेटेड मेडिसिन, उनसे रिलेटेड जांचें, उनसे रिलेटेड वैक्सीन्स, बहुत कुछ। तो मतलब डेटा बहुत ज़्यादा है इस टॉपिक में, ठीक है। तो अभी हम बैक्टीरियल और वायरल कंप्लीट कर चुके हैं। कल की क्लास में जितने भी और टाइप की डिजीजेज हैं सबको सल्टा देंगे, क्लियर, और उसके बाद वैक्सीन्स को हम लोग पढ़ डालेंगे, ठीक है। कल का मतलब कल संडे ऑफ है, मंडे को आपका एक टॉपिक आपको फिनिश करके हम लोग दे देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी, अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, अच्छे से एक एक डेटा को कलेक्ट करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। उम्मीद करता हूं टॉपिक, हर टॉपिक जिसको आपने पढ़ा उस टॉपिक के जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहीं पर भी कर रहे होंगे तो आपके वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। बताइएगा बच्चों, चलिएगा। तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, और दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। चलिए, क्लियर। तो आगे बात करेंगे दोस्तों अगली कक्षा में, जब हम अन्य डिजीजेस, फंगल डिजीज, आपके प्रोटोजोअल डिजीज और कृमि जनित रोग, है ना, जिनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक एक दो बीमारियों को डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद जेनेटिक डिजीज, तत्वजनित रोग, जिनमें छोटी छोटी टेबल्स हैं, डेटा मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा डेटा है, पढ़ना आपको पड़ेगा, याद आपको करना पड़ेगा। याद करने का तरीका है घूमते फिरते याद करो, है ना। किताब लेके माहौल बना के बैठने की जरूरत नहीं है, घूमते फिरते डिस्कस करते करते मजे मजे में, खेल खेल में याद करोगे तो सब याद हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।